प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम गणित विषय को शुरू कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो हमारा गणित विषय है, उसमें ये हमारी सबसे पहली कक्षा है। इसमें हम गणित के सबसे पहले पाठ संख्या पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे, समझेंगे संख्या पद्धति क्या होती है। तो हम आपको बताएं, तो सबसे पहले जो आपको सीखना है, हमारी जो संख्या पद्धति है, इसमें अंक गणित में जो हम संख्याओं को दर्शाते हैं, वो जीरो से लेकर के 9 तक की संख्याएं होती हैं। जीरो से लेकर 9 तक की संख्याएं, जीरो, एक, दो, तीन, ऐसे करके जब हम 9 तक जाते हैं, तो ये पूरी 10 संख्याएं हो जाती हैं। इन 10 संख्याओं की सहायता से ही हम गणित में बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कैसी भी संख्या हो, उसको लिख देते हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि अंक गणित में 10 संख्याएं होती हैं, जीरो से लेकर के 9 तक, और इन्हीं संख्याओं की मदद से हम पूरे गणित को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं, जो एक से शुरू होती है, एक, दो, तीन, और ऐसे करके ये अनंत तक जाती हैं। ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ये एक से प्रारंभ होती हैं, वन से शुरू होती हैं, एक से प्रारंभ होती है। अगर आपको कोई पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आपको बताना है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इनका अंत नहीं होता, ये कहीं पर ख़त्म नहीं होती हैं, और ये अनंत तक जाती हैं। इसलिए आपको अगर हम ये बताएं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप कहेंगे कि ज्ञात नहीं हो सकती, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या को बताया नहीं जा सकता, ये अनंत होती है। आप ऐसे बता देंगे। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, हम उनको n से प्रदर्शित करते हैं। एन मतलब नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या हुआ? नेचुरल नंबर। और n, ये देखिए आप यहाँ पर एक, दो, तीन, और ऐसे डॉट 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 करके अनंत तक ये जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? अनंत तक। इनको हम n से भी प्रदर्शित करते हैं, या फिर i के यहाँ पर ये लिखा है प्लस, i प्लस से भी इनको हम प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं वन से शुरू होकर के अनंत तक जाती हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इन संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहते हैं, यानी प्लस के नंबर भी कहते हैं। ये धन पूर्णांक होते हैं, इसलिए हम इनको i से भी प्रदर्शित करते हैं, i प्लस से। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं की। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी जोड़ देते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में हमने गिनती शुरू की थी वन से, अब पूर्ण संख्याओं में हमें गिनती शुरू करनी है जीरो से। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, ऐसे करके ये अनंत तक जाएंगी। तो पूर्ण संख्याओं में बस जीरो को और मिला देना है, तो ये बन जाएगी हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बाद ऋण संख्याएं क्या होती हैं। ऋण संख्या यानी कि माइनस के नंबर क्या होते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक को, जो ऋण ऋण संख्याएं हैं, वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। इनको ऋण पूर्णांक भी कहा जाता है। ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं ये। ऋण संख्याएं जो होती हैं, इधर से शुरू होती है, ये -1, -2, -3, -4, ऐसे करके ये अनंत तक आती हैं। इनको बोलते हैं हम ऋण पूर्णांक या फिर ऋण संख्याएं। और इनको i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। i ऐसे लिख करके, इसके पास यहाँ पर माइनस लगाना होता है। इनको हम i माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक जो होते हैं हमारे, पूर्णांक, पूर्णांक में माइनस की संख्याएं भी होती हैं, जीरो भी होता है, और प्लस की संख्याएं भी होती है। यानी पूर्णांकों में ऋण पूर्णांक भी होते हैं, जीरो भी होता है, और धन पूर्णांक भी होते हैं। अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए एक तरह से ये संख्या रेखा दर्शाई गई है। इसमें बीच में तो है जीरो, ये बीच में क्या दिखा गया है? जीरो। जीरो के इस तरफ हैं सारी प्लस की संख्याएं, वन, टू, थ्री, फोर, अनंत तक। और इस तरफ हैं सारी माइनस की संख्याएं, -1, -2, -3, -4, अनंत तक। इस तरह से ये संख्या रेखा होती है। और ये जितने भी माइनस के नंबर, जीरो और प्लस के नंबर, इन सब को मिला करके पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक प्लस के भी होते हैं, पूर्णांक प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, और जीरो भी होता है पूर्णांक। ठीक है। अब हम बात करते हैं सम संख्याओं की। सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या जो होती है हमारी, जो सम संख्याएं होती हैं, उनको दो से विभाजित होने वाली जो संख्याएं होती हैं, वो सम संख्याएं कहलाती हैं।
यहाँ विभाजित होने का मतलब है, जैसे मान लीजिए 4 है। अब 4 को अगर हम 2 से भाग करें, 2 से विभाजित होने का मतलब है भाग करना। तो जैसे 4 है, 4 को अगर हम 2 से भाग करें तो 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार चलेगा, 2 दूनी 4। और 4 में से जब हम 4 घटाएंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 0। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग करने पर शेष 0 बचता है उनको सम संख्याएं कहते हैं, या फिर वो 2 से भाग करने पर पूरी पूरी कट जाती हैं उनको सम संख्याएं कहते हैं। तो जो सम संख्याएं होती हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये भी अनंत तक जाएंगी। इनका भी कहीं पर ये ख़त्म नहीं होती हैं, तो सम संख्याएं भी अनंत तक होती हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे बड़ी सम संख्या हमें पता नहीं है, बता नहीं सकते, तो आप अनंत बता देंगे। ठीक है। अब हम कैसे पहचानें कि कोई संख्या सम है या नहीं है? ये कैसे पहचान करनी है कि ये जो संख्या दे रखी है ये सम है या विषम है? तो सम संख्या जो होगी उसके लास्ट में जो इकाई का अंक होगा, जैसे हम इकाई दहाई पढ़ते हैं, सबसे पहले होती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरह से संख्याएं चलती हैं। तो जो सबसे इकाई का नंबर होगा, अगर वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है, अगर इनमें से कोई एक है तो पूरी संख्या सम संख्या होगी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 40। अब 40 में इकाई का अंक क्या है? 0। इकाई का अंक तो है 0, तो इसलिए 40 क्या है? पूरी की पूरी सम संख्या है। ऐसे ही देखिए 42 को, 42 में इकाई का अंक क्या है? 2। 2 जो है, इसलिए ये पूरा का पूरा 42 सम संख्या है। हमने बताया 0, 2, 4, 6 और 8, अगर ये इकाई के अंक हैं तो पूरी संख्या सम संख्या होगी, यही आपको याद रखना है। जैसे एक और बड़ी सी संख्या हमने लिख दी है, 2, 4, 6, ये हमने संख्या लिखी है 24,632। अब 24,632 में आपको क्या देखना है? बस इकाई का अंक देखना है। तो जो इकाई का अंक है ये है हमारा 2। तो इसी से ही आपको पता लग जाएगा कि ये पूरी की पूरी संख्या सम है, क्योंकि इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी हो तो पूरी संख्या सम संख्या होगी। ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं हो पाती, यानी कि जब हम विषम संख्या, जैसे मान लीजिए 7 है, जब हम 2 से इसे भाग करते हैं तो इसमें एक शेष बचता है, 2 तिया 6, यहाँ पर आएगा 6, जब हम घटाएंगे तो हमारे पास शेष बचेगा 1। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग करने पर 1 शेष बचता हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि ये 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो पाती हैं। अब जिन संख्याओं के इकाई का अंक जो 1, 3, 5, 7, 9 और अनंत तक, इस तरह से विषम संख्याएं भी अनंत तक ही जाती हैं, ये भी कहीं पर ख़त्म नहीं होती है। सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ी विषम संख्या अनंत है। ये हम बता नहीं सकते कि कितनी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है। तो विषम संख्याओं की पहचान कैसे करनी है? अगर उसके इकाई का अंक 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इनमें से कोई भी होगा तो वो पूरी की पूरी संख्या विषम संख्या कहलाएगी। जैसे आप यहाँ पर देखिए हमने लिखा है 43, 43 लिखा है, तो 43 में आप इकाई का अंक देखिए, जो इकाई का अंक है वो इसमें है 3, तो इकाई का अंक 3 है, इसलिए 43 कैसी संख्या है? विषम संख्या है। इसी तरह से 47 में देखिए इकाई का अंक है 7, तो इसमें 47 कैसी संख्या है? ये भी एक विषम संख्या है। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं किन को कहते हैं? तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो संख्याएं सम तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, यानी कि अपने आप से भी होंगी वे, और 1 से भी होंगी वे, और किसी दूसरी संख्या से भी वो विभाजित हो जाएंगी, तो उनको बोलते हैं भाज्य संख्याएं। जैसे हमने लिखा है 4। अब 4 किस किस से कटता है? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, यानी कि ये 1 से भी कटती है और अपने आप यानी 4 से भी कटती है, और इसके अतिरिक्त ये किसी दूसरी संख्या जैसे 2 है इससे भी कटती है। तो ये हुई भाज्य संख्या। एक और उदाहरण बताते हैं, जैसे 8 है। 8 हमारा किस किस से कटता है? 1 से और 8 से तो ये ज़रूर कटेगा। इसके अलावा ये 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। तो वे संख्याएं जो 1 से और अपने आप के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कट जाती हैं, विभाजित हो जाती है, उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। भाज्य संख्याएं जो होती है हमारी, जैसे 4, 6, 8, 9, ये जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है ये 4 होती है, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। इसके बाद हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं कौन होती हैं?
अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं या तो एक से कटेंगी या बस अपने आप से ही कटेंगी और किसी से कट ही नहीं सकती, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जो वन से कटेगी और अपने आप से कटेगी। मान लो दो है, कोई संख्या दो है, तो दो किस किस से कटेगी? कोई संख्या दो है तो दो वन से कटेगी और अपने आप से यानी कि दो से कटेगी। इसके अलावा ये किसी से कट ही नहीं सकती। जैसे एक और संख्या लेते हैं 11। ये 11 जो है या तो वन से कटेगी या फिर ये 11 से कटेगी। इसके अलावा ये किसी और संख्या से कट ही नहीं सकती। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह से होती हैं अभाज्य संख्याएं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो है 2। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें पता नहीं है, बता नहीं सकते, अनंत है। इसके बाद हम बात करते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। समझ ऐसे आएगा आपको। जैसे मान लीजिए दो संख्याएं हैं, एक तो है हमारी 2 और एक है हमारी 5। अब हम क्या करेंगे? दो के फैक्टर करते हैं, दो के गुणनखंड करते हैं। तो दो के फैक्टर जो होंगे 1 गुणा 2। ऐसे ही हम 5 के फैक्टर करते हैं। 5 के जब फैक्टर करेंगे तो इसके आएगा 1 गुणा 5। अब हम ये देखेंगे कि इन जो ये फैक्टर हमने करे हैं, जो फैक्टर किए हैं, इनमें कॉमन क्या है, यानी कि ऐसी संख्या कौन सी है जो दोनों में है। तो हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि जो हमारा वन है वो सिर्फ वन ही ऐसी संख्या है जो दोनों में है। अगर सिर्फ वन ही आएगा जो दोनों में होगा तो ऐसी दोनों संख्याएं कहलाएंगी सह अभाज्य संख्याएं। ऐसी दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगी? सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं देखने का हमारा सबसे बढ़िया तरीका क्या है? उन दोनों संख्याओं का में से निकाल लेना आप। जो में से आएगा सिर्फ वन आएगा में से, इसके अलावा कुछ और आएगा ही नहीं। तो जब दो संख्याओं का में से वन हो तो दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यही आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय संख्याएं जैसे आपने भिन्न पढ़ी होगी, जैसे 4/5 ऐसे आपने ये भिन्न पढ़ी हैं। जैसे 3 सही 2/9, ये इस तरह से आपने भिन्न पढ़ी हैं। तो इन भिन्नों को हम वैसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। पी बटे क्यू यानी कि अंश बटे हर, इसके रूप में लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। यहाँ पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं। अब पूर्णांक हमने आपको अभी बताएं, माइनस के नंबर होते हैं, जीरो होता है, और प्लस के नंबर होते हैं। इनको हम पूर्णांक कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनको अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं और उसका जो हर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। बस हर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे -5 है, -5 हो या 5 हो या 7 है, या यहाँ पर हमने लिखा है 22/7, या फिर और लिखा है हमने यहाँ पर 7/9, या फिर लिखा है -4/9। तो ये सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि देखिए 5 है, जैसे 5 के नीचे बटे 1 कर लो तो 5/1 बन जाएगा। ऐसे ही 7 है, 7 के नीचे 1 मान लो, 7/1 बन जाएगा। ऐसे ही 6/11 है मान लीजिए, तो अंश बटे हर तो हो रहा है ना इनमें। तो जैसे हमने लिखा 6/9। अब 6/9 में जो ऊपर की संख्या है इसका नाम तो होता है अंश, और नीचे वाली जो होती है इसका नाम होता है हर। तो अंश बटे हर के रूप में ये संख्या लिखी है, तो इसको हम कहेंगे परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्याएं हैं। सबसे बड़ी परिमेय संख्या क्या है ये भी हम नहीं बता सकते। लेकिन जैसे सबसे छोटी परिमेय संख्या है तो वो जीरो है। 0/1 हो गया। जैसे ये जीरो हो गया, यहाँ पर जीरो से अब देखिए जो हमारी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा पे बीच में आता है जीरो। जीरो से इधर के नंबर होते हैं -1 माइनस के, और इधर से होते हैं प्लस के। तो संख्या रेखा के हिसाब से जब हम देखेंगे, अगर प्लस में देखना है सिर्फ प्लस प्लस की संख्याएं, तो प्लस की संख्याएं जो सबसे छोटी संख्या रहेगी हमारी, यहाँ पर ये जीरो है जहाँ पर बीच में, तो आप जीरो बता देना। लेकिन वैसे अगर आपसे पूछा जाए तो ना तो हम सबसे छोटी परिमेय संख्या बता सकते हैं और ना ही हम सबसे बड़ी परिमेय संख्या बता सकते हैं। सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी होगी? क्योंकि माइनस में भी अनंत तक जाती हैं संख्याएं और प्लस में भी अनंत तक जाती हैं संख्याएं, इसलिए हम बता ही नहीं सकते कि सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है और सबसे बड़ी में परिमेय संख्या कौन सी है। ये हम नहीं बता सकते। ये दोनों की दोनों अनंत ही होती है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या आपको बस इतना याद रखना है, जिस संख्या में अंश बटे हर होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और जिस संख्या में अंश बटे हर नहीं होता है उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, अब ये आपको याद रखने हैं। जैसे √2 है, ये अपरिमेय संख्या। जैसे √3 है,
ये अपरिमेय संख्या। जैसे पाई है, ये भी अपरिमेय संख्या। तो आपको ये याद रखनी है, ज़्यादातर जो अंडर रूट वाली संख्याएं होंगी इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट या अंडर रूट। जो ये संख्याएं होंगी तो इनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, कुछ उदाहरण दिए हैं जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, माइनस अंडर रूट 2, माइनस अंडर रूट 5, पाई। इसको बोलते हैं, जो ऐसे ये निशान बना है इसका नाम है पाई। इनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अब जो एक अंक की सबसे छोटी संख्या है, अगर आपसे पूछे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आपको बतानी है वन। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ये वन है, ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य हैं, इनको आप याद कर लेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य कैसे है ये देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, तो जो हमारा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो, ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या वो होती है जीरो, क्योंकि पूर्ण संख्या है तो जीरो से ही तो शुरू होती है। जीरो, वन, टू, थ्री। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती हैं, जीरो होती है। सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, वन होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, दो होती है। इसके बाद सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, वन है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं वन से शुरू होती हैं। सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या क्या है, दो है। सबसे छोटी धनात्मक अभाज्य संख्या दो है, ये प्लस का दो है, माइनस का दो नहीं है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है। सबसे बड़ी संख्या प्लस में हो या माइनस, प्लस में सॉरी, प्लस में सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो ये अनंत है। सबसे बड़ी संख्या प्लस की जो है वो अनंत है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्याएं 10 है। दो अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे छोटी रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे छोटी रूढ़ संख्या दो है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अनंत, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या भी अनंत है। अभाज्य संख्या भी अनंत है और पूर्ण संख्या भी अनंत ही है। अब हम बात करते हैं कुछ और तथ्यों की। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, ये हमें पता नहीं होता है, तो ये अनंत है। इसके बाद दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, ये है 97। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो या तो एक से कटेगी या फिर अपने आप से कटेगी। जैसे 97 है तो ये 97 से ही कटेगा। दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, अभी बताइए आपको। दो अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है 99। 99 के बाद जब 100 आ जाएगा तो ये 100 जो है ये तीन अंकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो दो अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है 99। इसके बाद हम बात करते हैं तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब देखिए, दो अंक की सबसे बड़ी संख्या तो हुई 99। 99 के बाद आएगा 100। अब ये जो 100 है, ये 100 तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 9, 9 को हमने तीन बार लिखना है। अगर आपसे पूछे एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9 है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 99, 99। तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 999। यानी कि जब सबसे बड़ी संख्या पूछेगा, जितने भी अंकों की पूछेगा, बस आपको 999 लिख देने हैं उतनी ही बार। और अगर सबसे छोटी संख्या आपको बनवाता है, तो एक सबसे छोटी संख्या तो एक अंक की तो होती है 1, दो अंकों की होगी 10, तीन अंकों की होगी 100। तो आपको सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 1 लिखना है, और जितने अंक बनाने हैं उतने उसमें जीरो लगा दो। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको पहाड़े आते हैं, जैसे 2 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा। इस तरह से आपको अगर ये पूछा जाए कि किसी पहाड़े का जोड़ कैसे हम निकालते हैं। मान लो 2 का पहाड़ा है, 2 का पहाड़ा 2 से शुरू होगा और हमने 2 ढाई 20 तक लिख दिया। तो 2 से लेकर के बीच में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ऐसे करके जो 20 तक जब हम पहुँचेंगे, तो ये जो पूरी संख्याएं हुई हैं बीच में, इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। किसी भी पहाड़े का जोड़ अगर हमें निकालना हो, तो इसको हमें कैसे निकालना है, पहले ध्यान से सुनिए। एक का पहाड़ा जो है 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट में आएगा 10। तो इन सब संख्याओं को जब हम जोड़ते हैं तो आता है 55। एक के पहाड़े का जोड़ है 55, और अगर हमें दो के पहाड़े का योग बताना है, जोड़ बताना है, तो आप 55 से गुणा कर दो। अगर दो के पहाड़े का योग पूछता है तो 2 गुणा 55 कर दो। 55 को जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 110। अगर 3 के पहाड़े का जोड़ पूछता है तो 3 गुणा 55 कर दो। जिस भी पहाड़े का जोड़ पूछना है 55 से गुणा कर दो। अगर 6 के पहाड़े का योग पूछता है तो 6 गुणा 55 कर दो। तो जिस भी पहाड़े का जोड़ पूछता है 55 से बस आपको गुणा करना है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 6 के पहाड़े का योग निकालना, तो 6 गुणा 55 कर दो।
अगर हमें 10 के पहाड़े का योग बताना तो 55 55 की गुणा 10 से कर दो तो उसी पहाड़े का योग आ जाएगा। अब हम बात करते हैं संख्याओं की समझ की। इकाई दहाई सैकड़ा कैसे होते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब हम संख्याएं लिखनी शुरू करते हैं तो हमारे पास आती है इकाई, दहाई, सैकड़ा। फिर हज़ार और 10,000 इनका एक जोड़ा आपको बनाए रखना है। फिर लाख और 10 लाख इनका एक जोड़ा आपको बनाए रखना है। फिर करोड़, करोड़ के आगे भी 10 करोड़, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, इस तरह से होता है। तो अब सबसे पहले तो जैसे इकाई की संख्या होगी, दहाई होगी, सैकड़ा हो गया, हज़ार 10,000, लाख 10 लाख, करोड़, करोड़ से आगे भी 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब, ऐसे संख्याएं चलती हैं। तो आपको इसी तरफ से गिनना शुरू करना है, इकाई की संख्या इसी तरफ से आएगी। इसके बाद हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये संख्या लिखी है 5। 5 में कितनी इकाई है? तो 5 जो है, 5 में एक ही इकाई है, तो एक इकाई है तो उसको 1 से गुणा करेंगे। इकाई को 1 से गुणा करना है। दहाई आएगी तो दहाई को 10 से गुणा करना है। सैकड़े को 100 से गुणा करेंगे। 1000 आएगा, 1000 को 1000 से गुणा करेंगे। इसी तरह से गुणा बढ़ती चली जाएगी। अब सबसे पहले देखिए, संख्या है 5। 5 में कितनी इकाई है? तो 5 को 1 से गुणा कर दो तो 5 एकम 5 आ जाएगा। इसके बाद संख्या लिखी हमने 43। 43 में कितनी इकाई हैं और कितनी दाई हैं? अब हम देखते हैं। 43 में जो है इकाई है 3 और दाही है 4। तो 3 इकाई हो गई, 4 दाही हो गई। अब देखिए, जो दाही है उसमें हमने 10 से गुणा करना है, यानी कि 10 चौक 40 हो जाएगा। और जो इकाई है, इकाई में 1 से गुणा करना है, यानी कि 3 एकम 3, 3 आ जाएगा। इसी तरह से लिखा है 635। 635 में कितने सैकड़े हैं? तो देखिए, 635 में इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के पास आया है 6, तो इसमें 6 सैकड़े हैं। तो 6 सैकड़े हैं तो 6 गुणा 100 कर दो तो 600 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम ये देखिए, आगे एक संख्या और लिखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 7428। 7428 में कितने हज़ार हैं? तो इसमें 7000 हैं, क्योंकि हज़ार के पास 7 लिखा है। तो हज़ार में 1000 से गुणा करना है तो 7000 आ जाएगा। इसके बाद जैसे नेक्स्ट एक संख्या और लिखी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो 47,000 हो गया इसमें, 47,254। तो इसमें कितने हज़ार हैं? अब देखिए, इसमें 47,000 हैं। तो 47 और हज़ार है, 1000 से गुणा कर दो तो ये 47,000 हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें, संख्या लिखी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। तो इसमें हो गए कितने लाख हैं इसमें? तो इसमें 5 लाख हैं। 5 लाख हैं तो 1 लाख को 1 लाख से गुणा करना है। तो 5 गुणा 1 लाख, 1 लाख से इसमें हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 5 लाख। इसी तरह से संख्या है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। इसमें कितने लाख हैं? तो इसमें 10 लाख तक पहुंच गया ये, तो इसमें दो संख्याएं ले लेंगे तो इसमें 64 लाख है। ठीक है, आपको क्या करना है, शुरू की 3 संख्याएं छोड़ करके फिर दो दो के जोड़े बनाने। शुरू की 3 संख्याएं छोड़ करके दो दो के जोड़े बनाने। जैसे मैंने एक संख्या लिखी, ये बड़ी सी संख्या कोई मैं लिख दे रहा, ये हमने कोई संख्या लिख दी है। अब आपको ये कैसे पता करना है, इसको कैसे पढ़ेंगे? तो आपको क्या करना है, शुरू के 3 का एक जोड़ा बनाओ। 3 का जोड़ा बनाने के बाद फिर बनाने आपको दो दो के जोड़े। एक 2 का जोड़ा ये बन गया, एक 2 का जोड़ा ये बन गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक सैकड़ा हो गया। फिर सैकड़ा, ये दोनों आएंगे हज़ार में और ये दोनों आएंगे लाख में। तो यानी कि 23 लाख हो गए, 46,000 हो गए, 534। तो इसमें अगर सैकड़े पूछता है, दहाई पूछता है, क्या पूछता है, तो आप तुरंत बता देंगे। ऐसे ही जैसे ये संख्या लिखी है ये वाली में, इसमें पूछ रहा है कितने करोड़ हैं, तो आप इकाई दहाई कर लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसमें 8 करोड़ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब किस में हमें क्या से किस किस में किस संख्या से गुणा करेंगे? इकाई में हमेशा 1 से ही गुणा करेंगे, ये ध्यान रखना। दहाई में हमेशा 10 से गुणा करनी है। सैकड़े में जो गुणा होगी वो 100 से होगी। ठीक है, इसके बाद हज़ार आएगा, हज़ार में गुणा 1000 से करेंगे। लाख में गुणा 1 लाख से करेंगे। अब एक चीज़ और, अगर प्रश्न में लिखा है कि योग बताओ, इसका मतलब है जोड़ना। जोड़ना यानी कि योगफल करना। और जोड़ का निशान है ये इस तरह से, ऐसे ये है जोड़ का निशान। ठीक है, इसके बाद अगर लिखा होता है प्रश्न के अंदर कि अंतर बताओ, तो अंतर मतलब घटाना है और ये घटाव का निशान है। ठीक है, और इसके बाद अगर मान लीजिए गुणन, गुणन लिखा है या फिर गुणा करना है, गुणन का मतलब गुणा करना है और इस तरह से करके ये गुणा का निशान होगा। ठीक है, अगर विभाजित करना है, विभाजित करने का मतलब है भाग करना। विभाजित करना, जहाँ भी शब्द आपको प्रश्न के अंदर मिलेगा तो आपको वहाँ पर भाग करनी है बस। जब विभाजित करने की बात आएगी
तो भाग करना है। बराबर बराबर बांटना, इसका मतलब भी भाग ही होगा। अगर बराबर बराबर बांटना होगा कहीं पर तो उसका मतलब भी भाग ही है। और जैसे अंतर बताया अभी हमने, अंतर मतलब घटाव करना है। और अगर पूछता है कि किसी के पास इतने पैसे थे, उसने कुछ पैसे खर्च कर दिए, अब बताओ उसके पास कितने पैसे बचे, तो कितने पैसे बचे, कितने शेष बचे, तो वहाँ पर आपको घटाना है। ठीक है। योग में आपको योगफल यानी कि जोड़ना है, अंतर पूछे तो घटाना है, गुणन पूछे तो गुणा कर देना, विभाजित करने की बात कहे या फिर बराबर बराबर बांटने की बात करे तो भाग कर देना आप। ठीक है। अब यहाँ पर ये कुछ आपको प्रश्न दिए हैं जो आपको खुद करने हैं। यहाँ पर लिखा है स्वयं करो। इन संख्याओं में कितनी इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, लाख, करोड़ है, ये आपको बताने हैं। इकाई दहाई करके आप इनको बता देंगे। अब हम बात करते हैं अंकित मान क्या होता है और स्थानीय मान क्या होता है, ये समझ लेते हैं। अंकित मान क्या होता है? अगर कोई संख्या है, वो संख्या खुद का अंकित मान होता है। जैसे मान लीजिए हमें कहा 6, 6 का अंकित मान कितना होगा, तो भाई 6 का अंकित मान 6 ही होगा। जो संख्या होगी वही अंकित मान होगा। जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी है हमने 475। 475 में कहता है 7 का अंकित मान बताओ, भाई 7 का अंकित मान 7 ही होगा। अगर कहता है कि भाई 5 का अंकित मान बताओ, तो 5 का अंकित मान 5 ही होगा। अगर 4 का अंकित मान कहता है तो 4 का अंकित मान 4 ही होगा। अंकित मान में वही संख्या होगी, तो अंकित मान में तो कुछ करना ही नहीं है। जैसे 6 का अंकित मान 6 होगा, 9 का अंकित मान पूछता है तो 9 होगा, ऐसे ही 7 का अंकित मान कहता है तो 7 होगा। अब ये यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हैं, इनके आपको अंकित मान बताने हैं। जैसे 6 का अंकित मान 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, यही संख्याएं अंकित मान होंगी। अब हम बात करते हैं स्थानीय मान की। तो जो हमारा स्थानीय मान होता है, स्थानीय मान में थोड़ा सा अलग है। अब स्थानीय मान को कैसे समझना है, देखिए ध्यान से। स्थानीय मान क्या होता है? संख्या जिस स्थान पर है वही उसका स्थानीय मान होगा। जिस स्थान पर संख्या होगी वही उसका स्थानीय मान होगा। जैसे हमने एक संख्या लिख रखी है यहाँ पर, ये 476। अब 476 में कहता है 7 का स्थानीय मान बताओ। तो जो 7 है, 7 का स्थानीय मान बताना है हमें। तो अब ध्यान से देखिए, इकाई कितने हैं? 6, 6 तो इकाई हो गए। दहाई कितने हैं? 7, और सैकड़े कितने हैं? 4। अब 7 का स्थानीय मान पूछा, 7 किस पर आया है? दहाई पर। तो दहाई में किससे गुणा होगी? 10 से। तो 7 दहाई 70, 70 आ जाएगा इसका स्थानीय मान। जैसे एक संख्या और हमने लिख ली 3452। ये संख्या है 3452। अब इसमें 3 का स्थानीय मान पूछता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखो 3, गुणा लगाओ, इसके आगे लिखो 1। अब इसके 3 के आगे कितने नंबर हैं? 1 2 3, 3 नंबर हैं, तो 1 के आगे 3 जीरो लगा दो। तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा जब 3 जीरो लग जाएंगी? तो ये हो जाएगा 3000। कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ आता है तो ऐसे कर लो, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये तीन जो है 3000वें स्थान पर है। और हज़ार में किससे गुणा करनी होती है? 1000 से। तो हमने 3 गुणा 1000 कर दिया, तो 3000 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो स्थानीय मान तो ऐसे निकालना है। स्थानीय मान, अब आपको ये कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इनमें 6 का स्थानीय मान और अंकित मान बताने हैं। तो जैसे 7462 है, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है, अंकित मान क्या है, इन चारों प्रश्नों में आपको यही करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों की। जैसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आपको हमने बताया अभी, 9 9 के 4 बार लिख दो, यही 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। और अगर पूछता है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो जो अभी हमने 9999 लिखा है, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 10,000। तो 10,000 ये आ गया 10,000, और 10,000 क्या बन गई? 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई। ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन शब्द, ये जो संख्याएं दी हैं इनको पढ़ना है और शब्दों में लिखना है। आपको ये संख्याएं पढ़नी है और शब्दों में लिखनी है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ववर्ती संख्या कैसी होती है। अब पूर्ववर्ती संख्या किसको कहते हैं? पूर्ववर्ती का मतलब होता है ठीक पहले की संख्या। ठीक पहले की संख्या को हम बोलते हैं पूर्ववर्ती संख्या। अब जो पूर्ववर्ती संख्या अगर आपको निकालनी है किसी भी संख्या की, तो बस एक घटाना। अगर पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो एक घटाना है, और अगर अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो एक जोड़ना। उत्तरवर्ती में या फिर अनुवर्ती में एक जुड़ेगा और पूर्ववर्ती में एक घटेगा, ये आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर लिया है, पूर्ववर्ती संख्या बताने के लिए आपको क्या करना? एक घटाना। जैसे 37 है, भाई 37 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी, तो 37 में से एक घटा दो, 37 में से एक घटाकर 36 आ जाएगा। ऐसे ही 274 की पूर्ववर्ती बतानी है, 274 में से एक घटा दो, 273 आ जाएगा। ऐसे ही 867 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, 867 में से एक घटा दो, 866 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें अनुवर्ती संख्या की,
तो जो हमारी अनुवर्ती संख्या होती है, अनुवर्ती संख्या आपको कैसे बतानी है हमने अभी बताया। अनुवर्ती संख्या में क्या करना, एक जोड़ना। अनुवर्ती संख्या बताने के लिए बस आपको क्या करना, एक उसमें जोड़ देना। अब देखिए यहाँ पर जैसे अनुवर्ती संख्या बताने के लिए क्या बताया, एक जोड़ना। 29 है, 29 की अनुवर्ती संख्या बताओ, तो 29 में एक जोड़ दो, कितना हो गया 30। 999 की उत्तरवर्ती संख्या बताओ या अनुवर्ती संख्या बताओ, तो 999 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 1000। ऐसे ही 899 की उत्तरवर्ती बताओ, तो 899 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 900। ऐसे ही 639 की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या बताओ, 639 में एक जोड़ दो तो 640 हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई है हमारी पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। अब हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं संख्या का विस्तारित रूप। संख्या का विस्तारित रूप, जैसे कोई संख्या दे दी, ये संख्या लिख दी है यहाँ पर 47,675, इसका विस्तारित रूप लिखना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे बांट लेंगे इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। ये कर लिया आपने। अब इसमें जो है इकाई तो हो गई 5, दाई होगी 7, इसके नीचे लिख देंगे सैकड़े पे नीचे 6, हज़ार के नीचे 7 और 10,000 के नीचे 4, ये हमने लिख दिए। अब उसके बाद देखो 4 तो हो गए 10,000, 7 हो गए हज़ार, 6 हो गए सैकड़ा, 7 होगी दहाई, 5 होगी इकाई, ये कर लिया हमने। इसके बाद क्या करना, इसके बाद आपको क्या करना है, जो 4 है ना, ये 4 तो हो गया 10,000, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं भाई, 4 10,000 हो गए और ये जो है पूरे के पूरे 47,000 भी तो हैं, या ऐसे लिख दो 47,000 हो गए। 47 40, ये 4 और 7 ये दोनों हज़ार के नंबर है ना, तो ये 47 तो हज़ार हो गए, 6 सैकड़े हो गए, 7 दहाई होगी, 5 इकाई होगी। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 47,000 हो गए तो हज़ार से गुणा कर दो, 6 सैकड़े हो गए 100 से गुणा कर दो, 7 दहाई होगी 10 से गुणा कर दो, 5 इकाई होगी 1 से गुणा कर दो। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 4 थे 10,000, तो 4 थे जो 10,000, इसमें हमने 4 गुणा 10,000 कर दिया। 7 थे हज़ार, तो 7 गुणा हज़ार, 6 सैकड़ा 6 गुणा 100, 7 दाई 7 गुणा 10, 5 इकाई 5 गुणा 1, ऐसे गुणा कर दिया हमने। तो ये हमने कर दिया विस्तारित रूप में, लिख इस तरह से। अगर आपसे कहा जाए कि आप भी विस्तारित रूप में करो, तो आपको ये संख्याएं दे रखी हैं, इनको आप विस्तारित रूप में कर देंगे। ऐसे ही इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 में ऐसे लिख करके, जितने हज़ार है उतने से ही गुणा कर दो, जितने सैकड़े उतने से 100 से गुणा कर दो। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब आपको हम बताते हैं छोटा, बड़ा या फिर बराबर कोई संख्या होती है तो कैसे करना। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब हमें ये बताना होता है कि कोई संख्या छोटी है बड़ी है, तो आपको क्या करना रहता है। मान लो कोई संख्या, जैसे हमने ये निशान बनाया, ये निशान का मतलब होता है जिधर संख्या छोटी है उधर तो मुंह बंद रखना, जिधर संख्या बड़ी है उधर मुंह खुला रखना। जिधर संख्या बड़ी होगी मुंह खुला, और जिधर संख्या बंद है मुंह छोटा रखना, बंद रखना। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जिस तरफ मुंह खुला होगा उस ओर तो बड़ी संख्या होगी। ठीक है, और जिस तरफ मुंह बंद होगा उस तरफ छोटी संख्या होगी, और इसका मतलब हो गया बराबर, यानी कि दोनों संख्याएं बराबर हैं। जैसे हमने लिखा 25, इधर 25 लिखा, इधर 25 लिखा, ये दोनों संख्याएं बराबर हैं, तो इनके बीच में तो यो निशान लगेगा बराबर वाला। ठीक है, जैसे एक हमने लिखा 675, एक तरफ लिख दिया हमने 380, तो 675 और 380 में कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली, ये संख्या बड़ी है, तो इसकी तरफ को मुंह खुला करना, और जिधर छोटी है उधर मुंह बंद रखना। ठीक है, तो ये संख्याएं दे रखी, जैसे 676 और 354, इनमें बड़ी है 676, तो इसकी तरफ ही मुंह खुला है। ऐसे ही 861 476 में देखिए, यहाँ पर 861 बड़ी है, 476 छोटी है, तो इसकी तरफ ही, जो 476 छोटी है मुंह बंद, और इधर जो है 861 बड़ी संख्या है, इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, ऐसे। और जैसे एक चीज़ और देख लीजिए, जैसे ये दिया है 747 747, ये दोनों बराबर संख्याएं हैं, तो इनके बीच में बराबर का निशान बड़ा है। ठीक है, इनके बीच में बराबर का निशान भरा गया है, इनके बीच में बराबर का निशान लिखा गया है। तो ऐसे आपको ये जो संख्याएं दे रखी हैं यहाँ पर, तो इन संख्याओं में बड़ा, छोटा और बराबर का निशान लिखना है, आपको भरना है इनके बीच में। जो बड़ी है उधर मुंह बड़ा खुला कर दो, और जो छोटी संख्या है उधर मुंह छोटा कर दो। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको गणित की बहुत सारी बातें सिखा दी हैं। ये वीडियो आपको 4-5 बार देखना है, तब जाकर आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों।